मेंटेलिटी सही करने की ज़रूरत है हल्का सा ना। ज़्यादातर लोग यहाँ पर टेस्ट में नंबर लाने के लिए अलग से पढ़ाई करते हैं। बहुत ही गलत बात है। अगर तुम्हें लगता है कि टेस्ट से पहले पढ़ाई करनी चाहिए तो और इस मेंटालिटी के साथ तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट में बढ़िया नंबर आए, पहले अलग से पढ़ना चाहिए, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। एक्चुअली में क्या मैंने तुम लोग को कभी बताया कि टेस्ट से पहले पढ़ाई नहीं करना चाहिए? एक्चुअली में टेस्ट से पहले नहीं, टेस्ट के बाद पढ़ाई करनी चाहिए हमेशा। तो कहेंगे क्या पगलेट आदमी है यार, क्या बकवास बातें कर रहे हो? पूरी दुनिया कहती है कि टेस्ट से पहले पढ़ाई कर लिया करो, ये अलग से टेस्ट के बाद पढ़ाई करने के लिए बोल। फैक्ट है। और उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा कि क्यों टेस्ट से पहले पढ़ना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है और टेस्ट के बाद पढ़ना फ़ायदेमंद। लॉन्ग रन में ऑब्वियसली शॉर्ट रन में टेस्ट से पहले पढ़ना फ़ायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा ही टेस्ट के बाद पढ़ना फ़ायदेमंद है। टेस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब स्कूल के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट का हिंदी नहीं पूछे, परीक्षा जो होता है एग्ज़ाम का हिंदी होता है। शर्ट निकाल क्या, शर्ट निकाल क्या, शर्ट निकाल के इधर। टी शर्ट पहनना है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ शर्ट निकाल। टी शर्ट नहीं पहना होता तो मैं बोलता भी नहीं तुझसे। तुझे क्या लग रहा है कि मेरे शौक थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं? हाँ? यहाँ आके बैठ। टेस्ट का मतलब होता है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता, कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है, किस टाइप के क्वेश्चन सही कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस पे अपने को मेहनत करने की ज़रूरत है, किस टाइप के टॉपिक पे अपने को एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। ये चेक करने के लिए हम टेस्ट देते हैं। क्या? टेस्ट का यही मतलब है, हम पता करें कि हमको क्या नहीं आता और फिर उस पर काम करें और फिर उसको इम्प्रूव करें, न कि एक इम्प्रूव टेस्ट रिजल्ट लेके खुश रहें कि हाँ ये तो बढ़िया नंबर है। इसको एक छोटे से एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लो कि दो लोग हैं, हम ए और बी, और दोनों को अपना डायबिटीज़ का टेस्ट कराना। डायबिटीज़ जानते हो तुम लोग, शुगर लेवल होता है, कोई फास्टिंग शुगर और एक पता नहीं कौन सा शुगर होता है। नॉर्मल शुगर की बात कर रहे हैं। कितना शुगर लेवल हाई माना जाता है? 120 से ऊपर। 120 से ऊपर है तो हाई शुगर है ना बे? ठीक। दोनों का 140 शुगर, दोनों का। और दोनों का 10 तारीख को टेस्ट है डायबिटीज़। दोनों। इसमें से एक इंसान लगता है कि यार ठीक है, जो आएगा वो देखा जाएगा और उस हिसाब से आगे प्रोसीड किया जाएगा। ए ने कुछ नहीं किया, उस टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं किया, और बी ने उस टेस्ट के लिए बहुत मेहनत की। बी ने टेस्ट के 2-3 दिन पहले से मीठा खाना बंद कर दिया है, और एक दिन पहले उसने एक इंसुलिन का एक शॉट ले लिया। इंसुलिन जानते हो ना क्या करता है? तो बी का शुगर लेवल क्या आएगा? कम आएगा। टेस्ट हुआ, टेस्ट में इसका रिजल्ट आया 140 और इसको मिला 100। इसका टेस्ट में रिजल्ट अच्छा आया है, बी का। क्यों अच्छा आया है पे? मेहनत किया है भाई, 2 दिन पहले से मेहनत कर रहा है, डायबिटीज़ नहीं, शुगर नहीं खा रहा है, इंसुलिन शॉट भी लिया। इसका टेस्ट रिजल्ट खराब आया,
इसको गालियाँ सुनने को मिलेंगी, इसके खाने पीने पे रोक लग जाएगी, तो एक्सरसाइज करने को बोला जाएगा। ठीक हो? कौन डिप्रेस रहेगा? ए। और कौन खुश रहेगा? वे ठीक खुश रहेगा, क्योंकि इसका टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आया है। ऑब्वियसली एक शॉर्ट रन में एक को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। घर से गाली सुनने को मिलेगी, घर वाले ही कहेंगे कि मीठा खाने पे हर बार टोक दिया जाएगा कि भाई क्यों खा रहा है मीठा। हम हर जगह पे आलू खाने पे या चावल खाने पे, हर जगह पे इसको कंस्टेंट झेलने पड़ेंगे। और अपने मन से भी आएगा कि भाई हमारा रिजल्ट ख़राब है, अपने को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वरना नुकसान करेगा। ठीक है। भी हालांकि हर चीज़ से खुश रहेगा और उसको बोला जाएगा कि तुम जो चाहे वो खा सकते हो, हाँ, जितना चाहे उतना मीठा खा सकते हो, एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना शांति से रहो, तुम हेल्दी हो। और बी मेहनत करेगा, ए मेहनत करेगा, और इवेंचुअली ए का जो शुगर लेवल है वो डाउन होगा 130, और बी का क्या होगा? उतना ही रहेगा, और हो सकता है कि बढ़ भी गया। क्या? और फिर से 1 महीने बाद एक्सरसाइज और डाइटिंग और क्वेश्चन से ए का शुगर लेवल डाउन है और बी का शुगर लेवल ऊपर। पर क्योंकि 10 दिन बाद टेस्ट है, बी को नींद से जागता है और फिर से 3-4 दिन पहले से शुगर लेवल चीनी खाना बंद कर देता है हर तरह के, और 1 दिन पहले एक इंसुलिन का एक शॉट ले। टेस्ट रिजल्ट आता है, कितना आएगा वे? 130। ए को टाइप का आदमी है, टेस्ट वेस्ट से उसको फर्क नहीं पड़ता, जो आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है। 130 पर आता है, और इनका आता है 105। क्या? इसका टेस्ट रिजल्ट अच्छा है। ठीक है। कौन डिप्रेशन में रहेगा? इसके खाने पीने पे फिर से रोक लगेगी। ठीक है। कौन गाली सुनेगा? यही गाली सुनेगा। कौन खुश रहेगा? रहेगा अपना वो खाए। और सेम ऐसे ही करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का टेस्ट रिजल्ट 110, कुछ टाइम बाद टेस्ट में दोनों के रिजल्ट क्या रहेंगे? सेम। लेकिन हेल्दी कौन रहेगा? कि ये जो है वो टेस्ट के बाद अपने चीज़ों को सही कर रहा है, ना कि टेस्ट से पहले। ये जो टेस्ट लिया जाता है ना तुम्हारा, ये इसीलिए लिया जाता है तुम्हें कितना आता है, कितना नहीं आता, क्या चीज़ छूटा हुआ, किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर तुम टेस्ट से पहले पढ़ाई कर लोगे तो जो तुम्हें आता है वो एक तरह से तुम्हारे लिए एक एक इंसुलिन शॉट होगा। वो टेम्परली तुम्हारे परफॉर्मेंस को बूस्ट कर, टेम्परली हल्का सा बूस्ट कर दिया, उसमें जाके टेस्ट दिया, और टेस्ट दे के फिर भूल गए क्या टेस्ट दिया था। टेस्ट में अच्छा नंबर आया और तुम्हें लगता है कि सब सही चल रहा है, उस चैप्टर को भूल जाते हो, छोड़ के चल देते हो आगे, फिर अगले टेस्ट में भी तुम यही करते हो, फिर उसके अगले टेस्ट में भी तुम यही करते हो। सभी, ऑलमोस्ट सभी, सबको लगता है कि टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर आएंगे। टेस्ट में 500, 550, 600 आ रहे हैं, एग्ज़ाम में भी इतने ही आएंगे, इससे ज़्यादा ही आ सकते हैं। एग्ज़ाम में उतने ही आते, एग्ज़ाम में आते 400, 350। प्रॉब्लम दिक्कत है, प्रोसेस में दिक्कत है, उसको समझने में दिक्कत है। हम ठंडा हिला हुआ तुम लोग का, पता नहीं क्या। देखो, टेस्ट में पढ़ना सिर्फ तभी तक सही है जब उस टेस्ट का नंबर तुम्हारे मेन एग्ज़ाम में ऐड होता है। जैसे स्कूल का टेस्ट ना, स्कूल के टेस्ट से कोचिंग के टेस्ट को मिक्स मत करो, दोनों का नाम भले ही टेस्ट है पर वो दोनों अलग है।
है ना। स्कूल के टेस्ट का जो नंबर होता है, यूनिट टेस्ट के नंबर, वो फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होते हैं। उस टेस्ट से पहले पढ़ना चाहिए। कॉलेज में जब जाओगे वहाँ भी टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाँ। उस टेस्ट के नंबर फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होते हैं। उससे पहले पढ़ना होगा। ये नहीं कि अरे हम उस टेस्ट से पहले मना किए हैं। कोचिंग के टेस्ट में पढ़ने से पहले मना किए हैं, स्कूल और कॉलेज के टेस्ट में नहीं। कोचिंग का टेस्ट अलग है। कोचिंग के टेस्ट का नंबर फाइनल फाइनल एग्जाम कुछ होता ही नहीं यहाँ पे कोचिंग में। ये टेस्ट है तुम्हारा, ये पता करने का कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसको रिजॉल्व कर पाओ। पहले ही इंसुलिन शॉट ले लोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगा, तो रिजॉल्व कैसे करो। दिमाग में तो हमेशा तुम्हारा इल्यूजन बना रहेगा कि तुम्हें सब आता है, एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें नहीं आता। और ये तो इसको सही करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं बता दूँ, शुरू में बहुत दिक्कत होगी, बहुत गाली सुनने को मिलता है। एक्चुअल रिजल्ट जब सामने आता है तो बहुत गाली सुनने को मिलता है, बहुत डिप्रेशन होता है। और ये एकदम से नहीं सुधरेगा, एकदम से नहीं सुधरेगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और 3-4 महीने में डिप्रेस हो जाते हैं। क्या, तो तुम्हें समझना होगा कि इसमें डिप्रेशन वाली कोई चीज़ ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताऊं, जब तुम टेस्ट के बाद प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो तुम टेस्ट के बाद पढ़ाई करते हो उसी टेस्ट का, तो तुम्हें रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। क्या, टेस्ट से पहले अगर पढ़ाई कर लेते हो तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिले। अपने साथ, ह्यूमंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, हाँ। अगर कोई चीज़, कोई फीवर है और तुमको पैरासीटामॉल दे दिया जाए और फीवर उतर जाए, तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक तो है, फीवर उतर गया, बढ़िया बढ़िया दवाई है। तो वायरल फीवर है, उसके लिए एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, 1 हफ्ते तक खाना पड़ेगा, 5 दिन तो खाना ही पड़ेगा। वो पसंद नहीं आता किसी को, एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे। इंस्टेंट रिजल्ट वाला दिक्कत है, हाँ। और ये थोड़ा, ये टिकटॉक और रील्स वाला जो टाइम चल रहा है, इसमें हर चीज़ अपने को 30 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर ही चाहिए। हाँ, एंटरटेनमेंट भी 1 मिनट के अंदर चाहिए। हाँ, एक से मतलब कोई ऐसा वीडियो जो कि 1 घंटे का हो और इन्फॉर्मेशनल हो, नॉलेज वाली कोई चीज़ हो, तो तुम नहीं देखोगे उसको। क्यों? क्योंकि उसमें 1 घंटा लग रहा है। इंस्टेंट चाहिए। अभी उसी को एक रील बना के दे दें, उसमें तुम देख लोगे। वो एक थोड़ा सा दिक्कत है इस जनरेशन में, इसको सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म सोचोगे तो फिर टेस्ट में बढ़िया नंबर आएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, टेस्ट से पहले पढ़ाई करो, टेस्ट में खूब बढ़िया नंबर आएंगे, डिप्रेशन में नहीं रहो। लेकिन एग्ज़ाम में नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि जब तुम पढ़ ही रहे हो टेस्ट के लिए, तो टेस्ट में ही तो नंबर आएंगे। जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तब एग्ज़ाम में नंबर आएंगे, हाँ। एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करें, वही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये तो मैं आई होप कि सबको समझ में आता हो कि टेस्ट के नंबर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ के टेस्ट के नंबर वहाँ ले जाकर दिखाओगे नहीं कि अरे सर वहाँ तो 600 आ रहे थे, इसका कुछ वेटेज तो दीजिए 10%। मार के भगाएंगे, गाली दे के। हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के बजाय हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, मेंटल वाले में। इसमें इस वाले मेथड के साथ प्रॉब्लम है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो लोग अगर चाहते हैं इसको फॉलो करना, तो मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज बता देता हूँ। शुरू में बहुत डिप्रेशन होगा भैया, बहुत ज़्यादा। ना घर वाले गाली देंगे, ना सुनना पड़ेगा, घर वाले हमेशा ही गाली, वो ऐसे ही सुनोगे। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जब तुम्हारा टेस्ट होता है, मान लो कि पहले और दूसरे चैप्टर का टेस्ट हुआ, पहले और दूसरे चैप्टर का टेस्ट हुआ, तुम पहला दूसरा चैप्टर पढ़े आराम से, नॉर्मली जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़े, और पहला दूसरा चैप्टर का जो टेस्ट हुआ उसको तुमने ऐसे ही दे दिया, बिना किसी प्रिपरेशन के। जो 1 दिन पहले, 3 दिन पहले छुट्टी लेके लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, वो किए बिना जाके टेस्ट दिया। नंबर क्या आएंगे बे? कम ही आएंगे। टेस्ट के बाद तुम क्या करोगे, वो पेपर लोगे और फिर उस पेपर को सॉल्व करोगे दोबारा। और जो जो चीज़ें तुम्हारी छूटी हुई हैं, जैसे कोई एक टॉपिक का तुम्हें उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 तरह के क्वेश्चन होंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये क्वेश्चन के टाइप छूट रहे हैं, और ये वाले सही हो रहे हैं। तो जो सही हो रहे हैं वो ठीक है, जो गलत हो रहे हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और जो छूट गए, जो समझ ही में नहीं आ रहे थे, उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है।
तो 3 टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास होते हैं, ध्यान से सुन। एक तो वो जिसको तुम अटेम्प्ट करते हो सही हो जाता है, एक वो जिसको तुम अटेम्प्ट करते हो गलत हो जाता है, और एक वो जिसको तुम अटेम्प्ट नहीं करते हो। इतने ही तो होंगे, इसके अलावा भी कोई होता है बे? इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। तो जो अटेम्प्ट करके सही किए इसका मतलब तुम्हें आता है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अटेम्प्ट करके गलत किए उस इसका मतलब कि वो टॉपिक तुम्हें आता है लेकिन अच्छे से नहीं आता है, तभी तो गलत हुआ, वरना अटेम्प्ट ही नहीं करते तुम। ठीक है, इसका मतलब कि वो टॉपिक पे तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। जो गलत हुआ है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, और जो छोड़ दिया तुमने वो टॉपिक ही पढ़ने की ज़रूरत है। ये करोगे, इस टाइम फ्रेम में हमारा 1 और 2 जो है वो बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। प्रॉब्लम क्या है पता है? अगला जो टेस्ट होगा ना वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का होगा, और तुम्हारा क्या प्रिपेयर है बे? 1 और 2। लेकिन जो जस्ट एक दिन पहले पढ़ेंगे उनका क्या प्रिपेयर रहेगा? 3 और 4। इसमें भी तुम्हारे खराब नंबर आएंगे, ठीक है? और इसमें जब खराब नंबर आएंगे फिर से इसके बाद तुम्हें फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा, सेम वही चीज़ यूज़ करना है। जो छूट गया है उसको टॉपिक को दोबारा पढ़ो, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जो हो गया उसको छोड़ दो ऐसे ही। ये करोगे तो इस टेस्ट के बाद तुम्हारे 3 और 4 के नंबर अच्छे हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? अगला टेस्ट होगा 5 और 6 चैप्टर, 7 चैप्टर का, तो 3 चैप्टर मिला के टेस्ट। हाँ, उसमें भी तुम्हारे ऐसे ही नंबर आएंगे, और घर वाले तुमको इसी टाइम पे सुनाएंगे। इस टाइम तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी टाइम पे गिरेगा कि इतना तो पढ़ रहे हैं यार, क्यों नहीं नंबर इम्प्रूव हो रहा, क्यों नहीं नंबर आ रहा, इतना तो पढ़ रहे हैं, आप कितना पढ़ लें। इस टाइम पे तुम्हारे अंदर डाउट आएगा, स्टार्टिंग पर। ऐसे करके हर टेस्ट के बाद अपने ये गलतियां निकाल निकाल के पूरा पढ़ लो और अच्छे से तैयार कर लो। जब मेन टेस्ट होगा इसमें 1 से लेके 20 तक के चैप्टर आएंगे एक साथ, ऐसे में इस टेस्ट से पहले तुम्हारे सारे चैप्टर बढ़िया से तैयार होंगे। और वो लोग जो टेस्ट से पहले तैयारी करते हैं उनके पास 1 से 20 चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं होगा। 3 दिन में 2 चैप्टर किए जा सकते हैं, 3 दिन में 20 चैप्टर नहीं किए जा सकते। क्या? पर इस वाले में तुम्हारे बढ़िया नंबर आए। और इस वाले में वो लोग डिप्रेस रहते हैं जो कि टेस्ट से पहले पढ़ते थे। वो ये कहते हैं कि सर इतना तो पढ़ते हैं, टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे। पहले नंबर आते थे मेरे बहुत, और अभी टेस्ट में नंबर ही नहीं आते, मैं कितना भी मेहनत करता हूँ नहीं आते नंबर। का रीज़न है गलत अप्रोच करोगे तो नहीं आएंगे नंबर। तरीका सही रखो, तरीका रखोगे सही तो अच्छे नंबर आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद पढ़ने में, 2 दिक्कतें हैं दोनों में। हाँ, टेस्ट से पहले पढ़ने में तुमको बाद में डिप्रेशन होगा, बाद में कम नंबर आएंगे। टेस्ट के बाद पढ़ने में तुम्हें पहले डिप्रेशन होगा, पहले कम नंबर आएंगे। तुम देख लो कि तुम कब डिप्रेस होना चाहते हो, कि डिप्रेस तुम्हें होना ही। आजकल तो फैशन बना हुआ है डिप्रेशन में जाना ना, कि थोड़ा सा भी कम नंबर आता है तो वो डिप्रेशन को ना एक कूल वर्ड बना दिया है यहाँ पे आजकल का सोसाइटी में, कि डिप्रेस है तो भैया बहुत कूल लग रहा है ना। तो तुम्हें डिप्रेस तो होना ही है, वो चाहे पहले डिप्रेस हो लो चाहे बाद में डिप्रेस, तुम्हें से किसी में भी बोलो, तुम्हारे ऊपर, हमारी चॉइस। ठीक है? और हाँ, ये डिप्रेशन की वजह से यार एक तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करना शुरू होते हैं, कि चलते कुछ खा पी लेते हैं, पड़ जाते हैं, तो जैसे पंखे से लटक जाते हैं। कोटा में इतने सुसाइड हुए कि टेस्ट ही हटा दिया गया वहाँ से। हाँ, वहाँ पे पंखे ऐसे लगाए जाते हैं कि इस पे लटको तो पंखा टूट जाएगा। क्या पागल लोग हैं यार, अगर किसी को सुसाइड करना होगा और उसे पता है कि पंखा पे लटकने से पंखा टूट जाएगा, पंखे से नहीं सुसाइड करेगा, वो छत से कूदेगा। तो अब छत भी छोटी कर दोगे क्या? उसके नीचे भी जाले लगाओ फिर, है ना, ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ के फेंक दोगे कि उसके नीचे भी बैठ सकते हैं ना। कहीं भी मेन प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि पंखा टूटने वाला लगा देंगे, और कहीं वही पंखा अपने से गिर गया तो जो नहीं मैं सुसाइड करने वाला वो भी मर जाएगा।
लॉजिक जैसी चीज़ें उनके पास है ही नहीं ना। सिम्टम का ट्रीटमेंट करे, कॉज का ट्रीटमेंट ही नहीं है। डिप्रेशन की वजह उसको ट्रीट करो भाई, ये पंखा हटाने से क्या होगा, है ना। पूरे शहर में जहर की बिक्री बंद कर दो, सुसाइड नहीं करेंगे। अरे उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, जहर ही खा के मरेगा हमेशा, कुछ भी खा सकता। तुम लोग के पास कोई सोल्यूशन है? वो चूहे मारने की दवा कह रहे हैं। चूहे मारने की दवा से चूहे मरते हैं, आदमी मरते हैं चूहे मारने की दवा खा के। आजकल ये सुसाइड वाला भी बड़ा ट्रेंड चला है। आजकल जो भी ट्रेंड चलता है सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं। पता नहीं क्या है यार। अरे यार सुसाइड वाला ट्रेंड तो मत फॉलो करो कम से कम, है ना। सही में सुसाइड करने वाले लोग भी कूल तरीके से सुसाइड कर रहे हैं। हाँ पहले, हाँ पहले वीडियो बनाते हैं फिर सुसाइड करते हैं। अबे मरना जाके मरो ना, उनको उसमें भी वायरल होना है। अजीब हालत है यार यहाँ। देखो मैं तुम्हें बताऊं, वैसे कोटा वोटा तो मैं इसीलिए लोगों को जाने से मना भी करता हूँ। कोटा में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि बच्चे जो है सुसाइड करते ही हैं। और बच्चों के सुसाइड करने का जो रीज़न है वो सिर्फ बच्चे उसके लिए जिम्मेदार नहीं। हाँ, सिर्फ बच्चे जिम्मेदार नहीं है, बच्चे जिम्मेदार हैं ऐसा नहीं कि खाली अरे सही कहा सर, आपने आपने एकदम सही कहा सर। हम तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है सर, है ना। ये सोसाइटी जिम्मेदार है हमारी सोसाइटी के लिए। अबे तुम भी जिम्मेदार हो ना। पर सिर्फ तुम जिम्मेदार नहीं हो, बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं, टीचर भी जिम्मेदार हैं, सोसाइटी भी जिम्मेदार है, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं पेरेंट्स, है ना। जो कि एक तो भेज देते हैं अपने घर से बच्चों को तैयारी करने के लिए, जाओ बेटा तैयारी करो। और फ़ोन करके ये नहीं पूछते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया, पढ़ाई कैसे चल रही, चल नहीं चल रही है। पूछते हैं टेस्ट में कम नंबर क्यों आ रहे हैं। अबे यार पढ़ लेने दो थोड़ा सा, थोड़ा सा पढ़ लिया रहता तो टेस्ट में अच्छे नंबर आए। थोड़ा सपोर्ट किया करो इस टाइम पे कि हाँ ठीक है इस वाले टेस्ट में ख़राब आ गया, कोई बात नहीं, अगले वाले टेस्ट में बढ़िया से वो पुराना वाला टेस्ट अच्छे से तैयार कर लो, अगले टेस्ट में अच्छा आ जाएगा। कोई बात नहीं, टेस्ट में 4 नंबर कम आ गए तो उससे क्या दिक्कत। ये नहीं समझाएंगे, वहीं फ़ोन पे गरियाना शुरू कर देंगे। मैच देखा था, वो हुआ कहाँ की देख लिया तुमने? तुम से अच्छा गदर देख लिया तो। मैं कम से कम पाकिस्तानों की पिटाई तो हो रही थी। खैर, तो ये एक प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा ना मतलब गार्जियंस जो है अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं, जो शायद वो झेल नहीं पाते। उनके दिमाग में लगा रहता है कि यार इतना पैसा तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं तो कुछ तो रिजल्ट लगे दो। हाँ, अगर आपको पैसे से रिजल्ट चाहिए ना तो आप जाके बिजनेस करो, बच्चे के एजुकेशन पे मत लगाओ। क्या, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो फिर पढ़ाई काहे करवा रहे हो यार, उसको बिजनेस खुलवा दो। जितना पैसा पढ़ाई में लगा उससे ज़्यादा बिजनेस में लगा दो, बढ़िया कमाएगा, कमाना ही तो है। कोई सेंस ही नहीं बनता। ज़बरदस्ती का वो एग्ज़ाम क्लियर करवाने में लगे हुए हैं जो आपसे खुद नहीं निकला। हाँ, इतने टैलेंटेड थे, आप ही निकाल के दिखाओ। अपने टाइम में आप भी नहीं निकाल पाए थे, हमसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम वो एग्ज़ाम निकालें? आप ही का खून है हमारे अंदर। या फिर अगर आपको डाउट हो कि नहीं आपका खून नहीं है तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, मुझे तो नहीं पता, है ना। वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर घर वाले तुम्हारे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, उनको मना करोगे इतना प्रेशर मत डालो, इतने प्रेशर में काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं। क्या, उनको भी समझने की ज़रूरत। बाकी सारे लोग किसी भी स्टूडेंट की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट के नंबर पूछ डालते हैं, कितने नंबर आए थे तुम्हारे, इतने नंबर आए थे। नंबर आए थे तो उसके बेसिस पे जज करोगे? बिल्कुल उससे जज नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग टेस्ट वाले दिन अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई अच्छे से किए रहते हैं, टेस्ट वाले दिन अच्छा नहीं कर पाते हैं। सबके साथ अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और दूसरे जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनका भी मत है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसी बात पे सुसाइड करते हैं जो कोई सेंस भी नहीं बनता है ना, बाहर से। जैसे किसी बच्चे के टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो उसको सुसाइड करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर
सोसाइटी वाले इतना परेशान कर देते हैं कि देखो वहाँ गया, इतना सारा पैसा लगाया, पूरा टाइम वेस्ट किया और पैसा भी वेस्ट किया, तो उसको लगता है कि हाँ यार सही में वेस्ट तो हो रहा है, वो सुसाइड कर लेता है कि भाई क्या करेंगे। मेरे एक दोस्त का भाई है, आईआईटी कानपुर में पढ़ता था, आईआईटी कानपुर में, और फोर्थ ईयर में उसकी 25 लाख की जॉब, 25 लाख पर एनम, क्या कॉलेज से निकलते, और उसने सुसाइड कर। अब ये बड़े अजीब बात है कि प्लेसमेंट होने के बाद कोई सुसाइड क्यों करेगा, क्या। और रीज़न पता चला तो उसका रीज़न ये था कि बाकी दोस्तों की जॉब जो है वो 28-30 की लगी। अब बाहर से सुनने में क्या लगता है, अरे यार क्या मजाक है, 3-4 लाख रुपए के लिए कोई सुसाइड करता है क्या। बिल्कुल नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, और गलत था भी वो ना, पर प्रॉब्लम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। वो जो है उन सभी लोगों से जिनकी जेल सैलरी ज़्यादा मिली थी उनसे ज़्यादा मेहनत करता था, एग्ज़ाम में उनसे ज़्यादा अच्छे नंबर ले आता था, और पढ़ाई लिखाई में भी उनसे ज़्यादा अच्छा था, क्या। और वो लोग जितना मस्ती वगैरह करते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, ये वो नहीं करता था। अब फोकस जॉब पे था, और उनका फोकस जॉब पे कम था, के बावजूद भी उनकी जॉब ज़्यादा अच्छी लगी, और लकी सही, पर इसकी कम कैसे लग गई। इनके दिमाग में लगता है कि यार हम कैपेबल नहीं है इतने वो जॉब ले पाएँ। और दूसरी ये भी प्रॉब्लम है इंडिया में, प्रॉपरली सक्सेस को ना कितना सैलरी कमा रहे हो उससे लिया जाता है भाई। तो ज़्यादा सैलरी, जिसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, पता नहीं क्यों, ऐसा है नहीं। पीपीपी नाम की एक चीज़ होती है, फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे प्रॉस्पेरिटी और कुछ ऐसे करके होता है। हाँ, मतलब कितना खर्चा करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक अगर तुम लखनऊ जैसे शहर में हो और तुमको महीने का 1.5 लाख रुपए मिलता है, और तुम बेंगलोर जैसे शहर में हो और तुमको महीने का 2.5 लाख रुपए मिलता है, लखनऊ वाला ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर वाला, ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो भी, क्या। इसको परचेजिंग पावर प्रॉस्पेरिटी ट्रिपल पी बोलते हैं, हाँ परचेजिंग पावर बोलते हैं। तो तुम्हारे पास जितना ज़्यादा पैसा है इससे मतलब ये नहीं है, वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो बेंगलोर में ज़्यादा डिप्रेस रहेगा इंसान 2.5 लाख कमा के, एज़ कम्पेयर टू लखनऊ में 1.5 लाख कमा के, ठीक है। और अगर तुम और छोटे शहर में चले जाते हो, लाइक बगल में कौन सा शहर है, बाराबंकी चले जाते, वहाँ 75,000 में भी तुम्हारा काम हो जाएगा, और वहाँ तुम वैसे 75,000 में भी खुश रहोगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है तुम कौन से शहर में, आसपास का इलाका क्या है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। पर नहीं, जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसी को सक्सेसफुल बोल दिया जाता है, आंख बंद कर। और चलो ठीक है, मान लेते हैं यार इनिशियल स्टेट में थोड़ा से कम पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि फाइनल में भी बाद में 4 साल बाद भी तुम उतने उनसे कम ही रहोगे। 4 साल बाद उनसे तुम ज़्यादा ही कमा सकते हो, ज़्यादा ही कमाते हो, और हर बार ऐसा होता है। तो शुरू में कम कमा रहा होता है, बाद में ज़्यादा कमाने लग जाता है, पर नहीं। सोसाइटी का प्रेशर कि यार तुम इतना पढ़ाई करते थे, तुम्हारी कम कैसे लग गई जॉब, है ना, कोई बात नहीं, इस तरह से सांत्वना दोगे तो वो खुद ही को अपने आप को लूजर समझने लगेगा। और जब इंसान खुद को लूजर समझता है तभी सुसाइड करता है। यार मूवी देखने नहीं जा रहा मैं, पता नहीं कौन सी मूवी बात कर। अब तेरी मूवी, अच्छा, अच्छा, अरे हाँ याद है, याद है, याद है। उसमें मुझे नहीं पता, मुझे डायलॉग्स उसके याद नहीं, मुझे एक दो बस सीन याद है, नहीं बताऊंगा मैं। तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो यार तो सुसाइड तो करेगा यार। जैसे बेंगलोर में मेरी एक फ्रेंड थी, उस उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। 2.5 लाख रुपए महीना कमाती थी, हाँ, 2.5 लाख रुपए महीना, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, सुसाइड कर दी। सुसाइड, 2.5 लाख रुपए महीना कमाते, कोई बॉयफ्रेंड बन जाता, मैं बन जाता बॉयफ्रेंड। सुसाइड कर लिया। अरे तब शादी नहीं हुई थी यार, पर
ये कोई सेंस नहीं बनता है। अब फिर से इस टाइम पे तुम लोग को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है यार, पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, उसने सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब किया अच्छे से, है ना, सब कुछ मतलब कहीं भी इधर लड़के वड़के के चक्कर में नहीं पड़ी, आराम से पढ़ाई किया, करियर में सक्सेसफुल बढ़िया जॉब किया, और उसके बाद एक बॉयफ्रेंड बनाया, ठीक है, और वो भी छोड़ के चला गया, तो उनको लगता है कि हम जो है इनकैपेबल है, हम लूजर, ठीक है। अजीब सही है। तो अब दिमाग में क्या चल रहा है किसी के कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, ऐसे ही सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड करने के कोई रीज़न नहीं होते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों ने सुसाइड किया। एक केस आ रहा था, उसमें मैंने, केस स्टडी है एक्चुअली में, एक इंसान ने सुसाइड किया था, उसका सुसाइड पूरा केस स्टडी बन गया था ऑल ओवर इंडिया के साइकोलॉजिस्ट के लिए। वो इंसान इंडिया से था, है ना, और उसने हर बार जब भी वो क्लास में आता था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आता था, है ना। IIT JEE उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, 12th पास करते ही बिना किसी ड्रॉप के बढ़िया रैंक के साथ। IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस से था, वहाँ भी अच्छी रैंक ले आता था, और वहाँ भी उसने बहुत अच्छी जॉब उठाई थी, ठीक है। US में गया, सेटल हुआ, शादी हुआ, बच्चे हुए, पूरा फैमिली के साथ सेटल था, और अचानक से एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। क्यों, हर जगह तो उसको सक्सेस मिला था ना बे। हाँ, बीवी से की वजह से सुसाइड करता, शादी के 1 साल बाद ही कर लेता ना, तो 2 बच्चे होने के बाद नहीं करता, अलग ही है। ये अलग ही है, इनका इनका सोच ही ऐसा है, अब क्या बोल सकते। केस स्टडी में पता चला कि उस आदमी ने कभी फेलियर देखा ही नहीं था, और फेलियर नहीं देखने की वजह से कभी भी वो मेंटली फेलियर के लिए प्रिपेयर ही नहीं था, हमेशा उसने सक्सेस ही देखा था। और उस टाइम पे रिसेशन आया था हल्का सा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, और पर उसकी जॉब नहीं गई थी, उसका बस सैलरी कट हुआ, ठीक है। पर वो डाउनफॉल के लिए वो कभी तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसके लाइफ में कभी डाउनफॉल आया ही नहीं, हमेशा क्या है, हमेशा ऊपर जा रहा था, हमेशा सक्सेस मिल रही थी उसको। तो दिमाग में उसके यही था कि कुछ भी करेंगे सक्सेसफुल रहेंगे, डाउनफॉल कभी नहीं आएगा। डाउनफॉल के लिए मेंटली भी कभी प्रिपेयर नहीं था, और जब 40 साल की उम्र में एक डाउनफॉल आया, तो उसके पास उस डाउनफॉल को हैंडल करने का एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो उसको समझ ही में नहीं आया क्या करें। अब भी अगर तुम्हारे लाइफ में थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है ना, तो आने दो, उसको थोड़ा सा ना सीखने की जरूरत है उस डाउनफॉल्स, और उस छोटे छोटे डाउनफॉल्स को सीखोगे, हैंडल करोगे अच्छे से, तो लाइफ में आगे जो थोड़े बड़े डाउनफॉल आएंगे उनको भी अच्छे से हैंडल कर पाओगे। डाउनफॉल आने चाहिए लाइफ में, तब भी सीख पाओगे उनसे, और तब भी आगे के डाउनफॉल हैंडल कर पाओगे। खाली हमेशा सक्सेसफुल होते रहोगे ना, तो किसी एक दिन डाउनफॉल में तुम ही चले जाओगे, बहुत दिक्कत। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो सीखते रहो ना उससे, सीखते रहो उससे, क्या कर सकते। उसको हैंडल करने की जरूरत है। इसमें भी इनको मजा आ रहा है, पता नहीं क्या। खैर, मैं तुम लोगों के लिए है भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम कभी डिप्रेशन झेले भी नहीं होगे। तुम्हें डिप्रेशन की जरूरत है उल्टा, है ना, थोड़ा सा तुम्हें डिप्रेशन मिले तब जाके तुम नॉर्मलाइज हो ना, वो एक दिक्कत है। तो तुम लोग तो सुसाइड नहीं करोगे, मुझे पता है, ऐसे करना चाहिए तो। ठीक है, क्वेश्चन टॉपिक्स पे आते हैं, क्या पढ़ा रहे थे। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल बता रहे थे, लिखो। शेप ऑफ ऑर्बिटल में इसका शेप बता दिए थे ना, स्फेरिकल। पी का शेप बताए थे कि नहीं बताए थे? पी ऑर्बिटल का शेप बताए थे, लिखो पी ऑर्बिटल का शेप। ऑर्बिटल बोलते हो ना तुम लोग। पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डंबल शेप, ठीक है। अब डंबल शेप में कुछ इस टाइप का डंबल शेप होता है।
अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि पी ऑर्बिटल बस इतना ही होता है। यहाँ पर टेक्निकली अगर देखा जाए, इस जगह पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जीरो होती है। देखो, पी ऑर्बिटल जो होता है वो एक्चुअली में ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैला रहता है। मतलब पी ऑर्बिटल में ये जो लाइन बनी है ना, ये जो लाइन बनी है एक्चुअली में वो लाइन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जो जगह, ये जो शेडेड एरिया है, ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ है। ठीक है। लोगों के दिमाग में रहता है कि पी ऑर्बिटल बस इतना ही होता है, इतना। ऐसा नहीं होता। पी ऑर्बिटल पूरा ऐसा चारों तरफ, इसके आसपास भी, इधर भी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है? इस लाइन पे। ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो होती है। ठीक है। ये जो लाइन है, या इसको अपन प्लेन समझ सकते हैं। 3D फोटो समझ में आ रहा है? ऐसा 3D में समझना, ये जो एक प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन पे, पूरा एक प्लेन पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो। ठीक है। मान ले कि अगर ये एक्स ऑर्बिटल है, एक्स एक्सिस है, तो ये वाला कौन सा ऑर्बिट, ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन होगा? इधर ये होगा वाई प्लेन, और बाहर की तरफ क्या होगा बे? जेड प्लेन। ये वाला प्लेन क्या बनेगा? एक्स जेड प्लेन की वाई जेड प्लेन? प्लेन वेन समझ में आता है ना? तो ये बनेगा हमारा वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन इस पी एक्स ऑर्बिटल के लिए क्या बनेगा? नोडल प्लेन बनेगा। ठीक है। नोडल प्लेन लिख लो। पी ऑर्बिटल are dumbbell shape, are dumbbell shape with one nodal plane, with one nodal plane। सारे ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बनेगा हमारा पी जेड ऑर्बिटल, और इसमें नोडल प्लेन क्या होगा? एक्स वाई। ऐसे ही अगर एक पी वाई ऑर्बिटल होगा, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस बनेगा, और ये कोई भी एक्सिस है, यहाँ पे नोडल प्लेन क्या होगा पे? फिर से ये कैसे सेलेक्ट? नोडल प्लेन यहाँ पे क्या होगा? एक्स जेड। और अगर कोई पी एक्स ऑर्बिटल है, पी एक्स ऑर्बिटल किधर होगा पे? ये 45 डिग्री पे कि 90 डिग्री पे? पी एक्स ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे? पी एक्स ऑर्बिटल जरा बनाना। ये आवाज़ को क्या हो रहा है? आवाज़ ठीक से आ रही है तुम लोगों को? कितने लोगों को आवाज़ नहीं सही से आ रही है? मतलब सही से आ रही है। ठीक है। ऐसा करो, पी एक्स ऑर्बिटल अपने से बनाओ, और उसमें नोडल प्लेन लिखो। क्या नोडल प्लेन होगा? पैर कैसे तुड़ा लिया बे तूने? तो चार को पटक दिया था। वेरी गुड। इसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो तूने उनको पटका तो तेरी टांग कैसे टूट गई? अच्छा, अपने ऊपर ही पटक लिया। बहुत अच्छी बात। अच्छा, नोडल प्लेन जो होता है वो ओपन सरफेस होता है, क्लोज सरफेस? ओपन सरफेस होता है, पता है ना बे? और ओपन सरफेस है मतलब रेडियल नोड है कि एंगुलर नोड है? रेडियल नोड है कि एंगुलर नोड? ये पढ़े ही नहीं है। पीछे पलट के देखो, पीछे पलट के देखो। ओपन सरफेस वाला रेडियल नोड होता है कि एंगुलर नोड? एंगुलर नोड। दिख रहा है ना? एंगुलर नोड होता है।
तो और एंगुलर नेट की जो नंबर होता है वो कितने के बराबर होता है? एल के बराबर। पी के लिए एल की वैल्यू क्या है? अरे पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1। इसका मतलब पी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड होंगे? एक। और इसीलिए कितने अपने को नोडल प्लेन देखने को मिल रहे हैं? एक देखने को मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? अबे समझ में आ रहा है ना? पी एक्स बनाया कि नहीं बनाया? पी एक्स वैसे तो मतलब थोड़ा, ये हमारा वाई ऑर्बिटल है, ये जेड ऑर्बिटल है, और ये बनाया मैंने 45 डिग्री पे है, पर तुम्हें पता है कि ये एक्स किधर है वे? बाहर की तरफ। इस टाइप से कुछ पी एक्स ऑर्बिटल बनता है। नोडल प्लेन बता सकते हो कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन। जनरली जो मिसिंग होता है ना नंबर, जैसे एक्स वाले का नोडल प्लेन क्या होगा? वाई जेड। पी जेड का नोडल प्लेन क्या होगा? पी एक्स का क्या होगा? पी एक्स का तो वाई जेड बता है। पी वाई का जेड एक्स, और पी जेड का एक्स वाई। समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही नोडल प्लेन होता है। अब तुम चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, चाहे अपना 3D दिमाग डायग्राम बना के ऐसे देख भी सकते हो। ठीक है, देखो, शेप ऑफ जेड ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। जेड ऑर्बिटल बोला क्या मैंने? डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुछ लोग इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों, पर ठीक। और डी जेड स्क्वायर। देखो, अगर ये कोई प्लेन है, लाइक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस, ऐसे बना देता हूँ मैं। जेड एक्सिस भी 45 डिग्री। नहीं बना। तो यहाँ पे दो तरीके से फोटो बना सकते हैं, देख। एक ना, दो लोब बनाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और दो लोब बनाएंगे किस एक्सिस के अलोंग में? वाई एक्सिस। फोटो बन रहा है दिमाग में? अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये कौन सा एक्सिस बनेगा? डी एक्स वाई की डी वाई जेड? डी, ये बनता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, जब भी स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर आएगा ऑर्बिटल के नाम में, वो हमेशा अलोंग द एक्सिस होगा। मतलब उसके जो लोब्स होंगे वो किसके साइड होंगे बे? एक्सिस के साइड होंगे। और जब स्क्वायर नहीं आएगा तो मतलब दोनों एक्सिस के बीच में होगा। जैसे अगर डी एक्स वाई बनाना है, जो डी एक्स वाई होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये हमारा एक्स है, और ये दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसको हम कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे? डी एक्स वाई। क्या? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्चुअली में किस साइड होगा बे? बाहर की साइड। तो अगर बिटवीन द एक्सिस है तो हम इसे क्या बोलेंगे? डी एक्स वाई। क्या बता सकते हो कि इसमें नोडल प्लेन कौन सा होगा? ये वाला। दिख रहा है ना? अरे ये एक नोडल प्लेन दिखाई दे रहा है, और ये एक्सिस कौन सी है जो बाहर की तरफ आ रही है? जेड। ये प्लेन कौन सा बनेगा? अरे कौन सा प्लेन बनेगा? एक्स जेड। दिख रहा है ना? जेड एक्स बोलो एक्स जेड बोलो, एक ही बात। अच्छा, ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन बनेगा? वाई जेड। क्या ये दोनों ही नोडल प्लेन बन रहे हैं? ठीक, तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन बनेगा वो वाई जेड और एक्स जेड बने। दिख रहा है? नोडल प्लेन। डी वाई जेड में क्या होगा? इस एक्सिस को अपन क्या मान लेते हैं? जेड। और ऐसे में जो ऑर्बिटल होंगे वो ऐसे बिटवीन जेड ऑर्बिटल होगा, ऐसा। वाई जेड का मतलब है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में। ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये डी एक्स वाई और डी वाई जेड एक ही होते हैं? नहीं, ये एक्सिस अलग। मैं 3D फोटो बनाऊंगा तो बनेगा नहीं। इसको बोलेंगे हम डी वाई जेड। अब इसमें बता, ये वाला ऊपर ऊपर कौन सा एक्सिस आ रहा है?
एक्स एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन होगा? हाँ, एक्स जेड, जेड एक्स प्लेन बोल लो, एक्स जेड प्लेन बोल लो। और ये कौन सा प्लेन होगा बे? एक्स वाई, एक्स वाई, दिख रहा है? और ये दोनों क्या बनेंगे? नोडल प्लेन। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है ये बताओ। तो, और एंगुलर नोड इसमें कितने आएंगे? दो। सब में दो दो प्लेन आ रहे हैं। इस वाले में देखो कौन सा प्लेन आ रहा है? ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा है। ये कौन सा प्लेन है बे? अब है एक कोई प्लेन, उसका नाम नहीं है। ये भी एक क्या है? एक प्लेन है, उसका नाम नहीं है सच। पर तुम्हें इसका नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस इसमें पता चलना चाहिए कितने ऑर्बिटल हैं, कितने नोडल प्लेन हैं। दो। दो नोडल प्लेन दिख रहा है ना? अरे दो नोडल प्लेन दिख रहे हैं कि नहीं? एक ये वाला ऊपर की तरफ, और एक ये वाला ऊपर की तरफ। ठीक है, दिमाग में फोटो बनाना। डी एग्जैक्ट कैसे बनेगा? इसमें से एक को क्या मान लो? जेड, और ये वाले को हटाओ। जो एग्जैक्ट होगा वो भी ऐसा ही दिखेगा, एक्स और जेड के बीचों बीच। नोडल प्लेन जल्दी से बताओ कौन सा होगा फिर? ये कौन सा एक्सिस है? एक्स वाई। और ये कौन सा है? एक्स जेड। हैं? एक्स वाई और वाई जेड। समझ में आ रहा है ना? यही गलत लिख दिया। और इस ऑर्बिटल का नाम क्या था? डी एक्स जेड। ठीक है। डी जेड स्क्वायर हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। डी जेड एक्सिस, इसमें मान लो ना कि ये अगर जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस मान लो, और ये कोई वाई एक्सिस मान लो बाहर की तरफ, तो डी जेड स्क्वायर कुछ इस टाइप का होता है। ऐसा रिंग बना रहता है। ठीक है, ये फोटो समझ में आ रहा है? ये क्या बना है? सर्किल बना है कि एलिप्स बना है? ये सर्किल बना है कि एलिप्स? ये क्या बनाया मैंने? सर्कल। ठीक है, अब तुम कहोगे अरे ये कैसा सर्कल सर्कल है? ये एक्चुअली में है सर्कल, देख रहे हैं डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। डीजेड स्क्वायर में, डीजेड स्क्वायर में ना, ये जो दो लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होते हैं। और एक जो होता है वो सर्किल होता है। तुम लोगों ने ट्यूब देखा है? ट्यूब, अरे टायर का ट्यूब जो होता है साइकिल का, बाइक का, उसमें हवा भर दो, उस शेप में एक ट्यूब बनेगा। उसको क्या ऐसा शेप बोलोगे? सर्कल। उसको ट्यूब शेप बोलते हैं, मतलब वो थोड़ा सा, सर्कल तो पतला सा होता है ना बे। वो एक 3D फोटो है, डोनट जैसा। डोनट देखे हो? वैसा डोनट शेप होता है ट्यूब। वैसे ही ट्यूब में हवा भर दो, और जैसा गोल सा रहता है वो एक्स वाई प्लेन में रहेगा। और ये जो एक्जेट के दो लोब है उसके अंदर से ऐसे पास होते हैं। दिमाग में फोटो बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसलिए मान ले कि मैं डी जेड स्क्वायर हूँ, ऑर्बिटल, और ऐसा पूरा थोड़ा पतली कमर है, और और एक लोब ऊपर, एक लोब ऐसा पूरा नीचे आता है, और मैंने चारों तरफ एक टायर ऐसा पहन रखा है। टायर भी पहन रखा है, सिर्फ टायर ही नहीं। और वो मेरे बॉडी को टच नहीं कर रहा है। वो जो शेप बनेगा वो क्या होगा बे? डी जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब डी जेड स्क्वायर में भी कितने नोडल प्लेन होने चाहिए? दो नोडल प्लेन होने चाहिए। पर अगर इसमें तुम देखो तो क्या इसमें ये वाला प्लेन नोडल प्लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन नोडल प्लेन बन रहा है? नहीं बे। ये वाला प्लेन इस सर्कल को कट कर रहा, दिख रहा है? ये वाला प्लेन लेंगे तो भी वो सर्कल को कट कर रहा। ठीक है, ऐसे कट करेंगे तो, ऐसे कट करेंगे तो, कहीं से भी कट करोगे तो ऐसा कोई प्लेन नहीं मिल रहा है जिसके हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? जीरो। कहाँ पर हो रहा है? किधर किधर जल्दी बताओ। प्लेन, प्लेन बता कौन सा प्लेन? जेड प्लेन नहीं होता, जेड एक्सिस है। ये बाहर की तरफ वाई एक्सिस। और कौन सा प्लेन? और कौन सा? वाई तो एक्सिस है ना। ये बाहर की तरफ, ये इस तरफ ऐसे निकलेगा, तुम कहोगे सर्किल को टच करते हुए आ जाएगा, सर्किल के ऊपर से ही आ जाएगा।
टायर इमेजिन करो ना, ऐसा टायर लपेटा हुआ मेरे साइड, चारों साइड। ऐसे कैसे कट करो कि तो ना तो मेरी बॉडी को टच करे और ना ही टायर को टच करे, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है? अरे बोल। डीजेड स्क्वायर में, अगर तुम्हारे दिमाग में सही फोटो बन रही है डीजेड स्क्वायर की, डीजेड स्क्वायर में एक भी नोडल प्लेन नहीं। और डीजेड स्क्वायर के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू डीजेड स्क्वायर के लिए भी 2 होती है। तो एंगुलर नोड तो इसमें भी कितने आने चाहिए बे? 2 आने चाहिए। 2 नोडल प्लेन तो आने चाहिए ना। मतलब फार्मूला क्या है? गलत है नहीं, फार्मूला सही है। फार्मूला नोडल प्लेन का है ही नहीं, फार्मूला किसका है? एंगुलर नोड का। और एंगुलर नोड में, एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है? नोडल प्लेन की ओपन सरफेस। अरे बोलना। ओपन सरफेस होना चाहिए, जरूरी नहीं कि नोडल प्लेन हो। ठीक है। एंगुलर नोड का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो नोडल सरफेस बनता है ना, एंगुलर नोड, वो कुछ इस टाइप का बनता है, कोन टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप के। बॉटल ही गिरते रहते हैं। दारू बॉटल ले आते हो क्या पे तुम लोग? संभलते ही नहीं इनसे। ये दिमाग में फोटो बन रहा है, एक कोन शेप ऐसा इमेजिन करो, ऐसा, हाँ, जो कि ऐसा बीच में से आ रहा है। फोटो दिमाग में नहीं बन रहा है क्या? अच्छा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं डीजेड ऑर्बिटल हूँ ना, और चारों तरफ टायर ऐसा पहन रखा है मैंने, ठीक है, और मुझे एक ना फ्रॉक पहना दो, ठीक है, ऐसा, जो कि ऐसा चारों तरफ ऐसा वो वाला अम्ब्रेला वाला फ्रॉक होता है। इमेजिन करने की जरूरत नहीं है इतना भी। ठीक है, और वो फ्रॉक जो है वो मेरे कमर से बंधा हुआ है, पर टायर को टच नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या वो एक ओपन सरफेस होगा कि क्लोज सरफेस पे? ओपन सरफेस होगा, पर क्या वो प्लेन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, वो एक कोनिकल शेप में होगा। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही एक फ्रॉक ऊपर पहना दो ऐसे। ठीक है। बहुत इमेजिन कर रहे हैं यार ये सब। तो ऐसे दो दो एंगुलर नोड दिखाई देंगे। डीजेड स्क्वायर में कितने नोडल प्लेन हैं? एक भी नहीं। और कितने एंगुलर नोड हैं? तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, छाप लेना। छाप लिया ना? जल्दी छाप। हाँ हाँ, नोडल प्लेन 0 है और एंगुलर नोड 2 है। बना लिया फोटो? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। क्या? एस ऑर्बिटल में नोड मिलते हैं, हाँ, लिखवाया पूरा, एक टेबल ही बनवाया था। पर नोडल प्लेन नहीं होता। हाँ, रेडियल नोड होता। वो दिखाया नहीं था बना के, चाहते हो कि मैं दिखाऊं बना के? मेहनत लगेगा। देखो एस ऑर्बिटल जो होता है, ये फोटो बना कि नहीं? जल्दी बना लो फिर बना।
क्या टेस्ट का डिस्कशन नहीं करेंगे, टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा रहा। टेस्ट पेपर में कोई डिस्कशन के लिए कुछ है भी नहीं। नहीं लगा वजह पे मेहनत करो, लगाओ, तो हमसे पूछो, हमसे पूछो क्लास के बाद। सबको थोड़े बताएंगे, सब इसमें टेस्ट दिए भी नहीं है। कितने लोग टेस्ट दिए थे? सारे नहीं दिए क्या? और कितने लोग चाहते हो टेस्ट का पेपर का डिस्कशन कर दिया जाए? बाकी लोगों को क्या कराएंगे? सब आदमी उठे, लाओ टेस्ट पेपर देखें। कोई टेस्ट पेपर ले आया है? कितने लोग टेस्ट पेपर ले आए हो? तो कैसे डिस्कशन करेंगे? जब डिस्कशन करेंगे तो उनके पास पेपर ही नहीं होगा। फोन पे है। अब ये पढ़ा लेते हैं फिर कहते हैं कर लेंगे, अभी इसको पढ़ा लें। क्या? सिग्निफिकेंट फिगर बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि सैटे में है। बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है तुम लोगों में? फिजिक्स वाले सर पढ़ाया ना? हाँ, वो केमिस्ट्री में भी है, तो जब वो पढ़ा रहे थे तो हमने इसलिए नहीं पढ़ा। सिग्निफिकेंट फिगर तो आएगा ही। यही आंसर है, मैंने यही आंसर दिया था, क्यों? यही तो सही आंसर, 55.55। 55.55, क्या दिक्कत है? तो किसके बराबर निकाला तूने? तुक्का मारा ना तूने, सॉल्व नहीं किया ना तूने। और फिर ये तू पूछ रहा है कि ये कैसे गलत है? तुक्का मारा तूने, गलत तो होगा ही। सॉल्व करता तो तुझे पता चलता कि वो उतना ही आ रहा है जितना आना चाहिए। बना लिए फोटो 90? हाँ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे क्या? देखो, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो है वो 9 10 में पढ़ाया जाता है। वैसे मैं 11 12 में नहीं पढ़ाता, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या होता है। कितने कितने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं। एक होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब अगर H2O कहीं से भी लेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट का रेशियो आएगा वो हमेशा 1:8 ही रहेगा हर जगह। समझ में आ रही है बात? चाहे कहीं का भी पानी लेके आ, यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? अगर दो एलिमेंट है, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, उनका जो वेट का रेशियो होगा वो क्या रहेगा? वो सिंपल रेशियो बनेगा। समझ में आता है? जैसे H2 है और H2O2 है, तो उसमें वेट का रेशियो निकालना और H2O2 में रेशियो निकालना, दोनों का रेशियो, जब रेशियो का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? तो 1:2 आएगा। ठीक है। ये सब ना वैसे अच्छा जिसका कुछ लेना देना है नहीं, है ना? तुम कॉमन सेंस से करोगे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन हार्ड था? वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। आओ यार, ये सब हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करवा दिए थे क्या इस बार? अरे ये पेपर तो देखा देखा सा लग रहा है। ठीक है, तो पेपर यार, पेपर सब लाए होते तो मैं डिस्कशन कर देता, अगली क्लास में डिस्कस कर देते। अगली क्लास में सब पेपर लेके आना,
और थोड़ा सा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना घर पे, और उसके बाद जो नहीं आता है उसको गोला किए रहना और वो पूछना, वही डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे 1 से लेके 50 तक पूरा डिस्कस करेंगे ना तो इसमें टाइम लगेगा, और वो है नहीं। मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं है, सच क्वेश्चन में कोई कुछ खास ऐसा है नहीं, पर ठीक है, कर देंगे। बना लिए फोटो की नहीं बना लिए? लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था कि ये आपका प्रिंसिपल, हंस रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यही ना? हंस रूल तुम लोग नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? वो मुझसे नहीं बोला जाएगा। हंस रूल इसको बोलते हैं, हंस रूल तुम भी बोलना आज से, हंस नहीं, हंस रूल बता। तो आपबाऊ साहब ने कहा, आपबाऊ साहब कोई साइंटिस्ट तो नहीं थे, आपबाऊ ने कहा कि आपबाऊ प्रिंसिपल के हिसाब से अगर ढेर सारे ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? 1s है, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 6s, 4f, इस टाइप का ऑर्बिटल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो सबसे पहले किस में भरा जाएगा? सबसे लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में, और जब ये पूरा भर जाएगा, जब ये पूरा भर जाएगा तब अगले वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मतलब ये रूल ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में तब तक नहीं भरा जा सकता जब तक नीचे के जितने भी ऑर्बिटल हैं वो पूरे नहीं भर जाते, ठीक है। हंस रूल ये कहता है कि कोई भी डीजनरेट ऑर्बिटल हो, डीजनरेट ऑर्बिटल जानते हो ना, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम। तो मान ले कि ये डी ऑर्बिटल है, इसमें से ये डी एक्स वाई है, अरे यार ज़्यादा हो गया, पी ऑर्बिटल है, क्या? ये पी एक्स है, ये टू पी वाई है, और ये टू पी जेड, ठीक है। टू पी एक्स, टू पी वाई और टू पी जेड में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? बराबर हो, सबकी एनर्जी क्या होगी भाई? बराबर। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरे जाएंगे? एक्स में, वाई में, कि जेड में भाई? ऐसा कुछ नहीं है, एक्स पहले आता है इसका मतलब है थोड़ा कि एक्स में पहले भरो, किसी में भर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जब भी भरेंगे तो पहले एक ऐसे भर लेंगे, ठीक है। फिर वाई में भरोगे तो उसी सेम स्पिन का अपोजिट साइड में भरेंगे, फिर जेड में भरेंगे तो सेम स्पिन का अपोजिट भरेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे वे? पेयर करेंगे। इस तरह से पेयरिंग करते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा ये नहीं करेंगे कि पहले पेयरिंग कर दिया और बाद में इलेक्ट्रॉन भर रहा है। और सारे ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम स्पिन के होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए एन, एल, एम और एस की जो वैल्यू है ये हमेशा क्या आनी चाहिए? डिफरेंट आनी चाहिए। अगर मतलब ये सेम नहीं हो सकते, चारों ही क्या होंगे? सेम नहीं होने चाहिए। चारों डिफरेंट हो सकते हैं, तीन डिफरेंट हो सकते हैं, एक कोई सेम हो सकता है, तीन सेम हो सकते हैं, एक कोई डिफरेंट होना कंपलसरी है ना? चारों सेम नहीं हो सकते, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। और उसके बेसिस पे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए थे लिखने के लिए। किसका वे? हाइड्रोजन का मैं करा के गया था नहीं? ठीक, हीलियम का देखते हैं। हीलियम का क्या होगा? 1s2, दिखाई दे रहा है? ये कितने लोग सही से सोचे थे? बहुत अच्छी बात है, तो सब सब किए ही होगा, तूने नहीं किया भाई कॉन्फ़िगरेशन? टेस्ट की तैयारी करते नहीं? वेरी गुड। अगला क्या था? लिथियम, क्या आएगा? 1s3। ये गलत है, क्यों बे? ये कौन बोला? चलो, मेरे हिसाब से मैं ये अगर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, इस कॉन्फ़िगरेशन में
कौन सा रूल वायलेट हो रहा है ये बताना। कितने लोगों को लगता है कि ये रूल गलत, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है? सबको पता है क्योंकि सही वाला सबको पता है, ठीक है? पर ये रूल में ये कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा रूल वायलेट हो रहा है ये कोई बता सकता है? एक मिनट, एक मिनट। कितने लोगों को लगता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में अबव प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है? अबव प्रिंसिपल में हाथ उठाओ। तू करे। हाँ हाँ। तुझे क्यों लगता है कि अबव प्रिंसिपल का वायलेशन? एक मिनट, अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा क्वेश्चन पहले पूछ दिया। एक मिनट। तुझे लगता है ना कि अबव प्रिंसिपल का वायलेशन है? लगता है ना? तो तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? पहले वो पूछ ले, बाद में फिर पूछेंगे। ये सोच रहे होंगे कि हाथ नहीं उठाया तो हमको कैसे पता चला कि इसको लग रहा है कि अबव प्रिंसिपल वायलेशन? ये अलग ही चलते हैं। तो क्या अंतर्यामी समझते हो मुझको कि ऐसे एक एक से उठा उठा के पूछेंगे कि तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, हाथ उठाया करो। अच्छा छोड़ो, अब वो सब पे बाद में डिस्कस है। तुझे क्यों लगता है कि अब्बा प्रिंसिपल का वायलेशन है वो बता। अब्बा प्रिंसिपल क्या है? हाँ, तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी में सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्या दिक्कत है? हाँ, ये अब्बा साहब ने तो कहा नहीं था। वायलेशन कैसे हुआ? बैठ जा, पूछने दे, सब हाथ उठाना। कितने लोगों को लगता है कि इसमें हंस रूल का वायलेशन है? कैसे? ये हंस साहब ने कहा। हंस साहब ने कहा था कि अगर डी जनरेट ऑर्बिटल है तो उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे ताकि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। हाँ, तो एक ही में तीनों भर दिए, क्या दिक्कत? इसमें हंस साहब का कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है? कोई नहीं। ये हंस साहब ने कहा था, राइट? कितने लोगों को लगता है कि इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? जो लोग किसी में भी हाथ नहीं उठाए हैं, उनके हिसाब से कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा है। गलत क्यों है वे फिर? ये कौन बोला? अरे मैं कोई रूल बना रहा हूँ घर पे? एस ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देख। देख रहा है? अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखूं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 1 आएगा। l की वैल्यू क्या है? 0। m की वैल्यू क्या है? 0। आएगा ना वे? और s की वैल्यू क्या लिखोगे? +1/2, यही होगा? तो यही होगा ना? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर मैं ऐसे रखता हूँ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1। l की वैल्यू भी 0 और m की वैल्यू भी 0 और s की वैल्यू -1। क्या? तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आता है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों को रखेंगे, मान लेंगे ऐसे रख देता हूँ। इन दोनों पहले और तीसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो n l m s तीनों की, चारों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो पहला और तीसरे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। और इससे कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है? पॉली का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे रख देता हूँ। तो कौन सा रूल का वायलेशन हो रहा है? पॉली का। इसमें सेकंड और थर्ड वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर क्या हो जा रहा है? सेम। तकलीफ में तो नहीं हो? ठीक है, अच्छी बात। ऐसे
रख दे उसमें। तो n के लिए, इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1, l की वैल्यू क्या है? 0, m की वैल्यू भी क्या है? 0, और s की वैल्यू ये क्या है? 1/4। तो इसके लिए कुछ ऐसा 1/4 टाइप का, +1/4 मान लेते, ठीक है? क्या स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/4 होती है क्या? कितनी वैल्यू होती है? सिर्फ दो, +½ और -½ तो +½ और -½ के अलावा स्पिन क्वांटम नंबर कोई और वैल्यू रख सकते हैं हम? नहीं। और पाउली एक्सक्लूजन के हिसाब से दो लोगों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं? नहीं। तो इस वाले स्ट्रक्चर में कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हालांकि डायरेक्टली कभी नहीं बोलता कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इनडायरेक्टली उनका यही कहना है कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? सिर्फ 2 है। तो ऐसा ये नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? सही कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका? 1s2 हो जाएगा, और जैसे ही 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, तो अब इसके बाद अगला किस में भरोगे? 2s में, और 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाला कन्फिग्रेशन क्या होगा? सही होगा। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा, और मैं सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखूंगा, मैं गलत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा, और तुम्हें बताना है कि उस कन्फिग्रेशन में कौन सा रूल वायलेट हो रहा है। ये नहीं बताना कि गलत है और इसमें तो 2 ही रह सकते हैं, पहले इसमें भर दिए, वो सब नहीं करना। 3 रूल हैं, तुम्हें बताना है कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, ठीक है? समय बचा है कि नहीं बे? बचा हुआ। अगला क्या था? बेरिलियम ना? कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? ठीक। तो ये कुछ कन्फिग्रेशन लिखे हैं। ये पहला कन्फिग्रेशन है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, और ये छठा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है? हाथ उठाओ। नहीं मतलब गलत है? हाथ उठा रहा है और कह रहा है कि गलत। कितने लोगों को लगता है कि सेकंड वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है? बे डरो मत, हमारा ही सही है। थर्ड वाला कितने लोग सही सही समझ पाए कि सही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ठीक। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं सब क्या है बे? गलत, क्योंकि सही वाला तो तुमने लिख रखा होगा नहीं। हाँ, P5 वाला सही है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, सारे ही गलत है। बेरिलियम का कन्फिग्रेशन पढ़ के बता कितना होता है। यार तो मैं क्या लिखा हूँ वहाँ पे? बेरिलियम का ही तो लिख रखा हूँ। तो पूछे उसका आंसर देना है, तो नहीं पूछे उसका आंसर नहीं देना, ठीक है? ठीक। पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सभी लोग ध्यान से देखो। कितने लोगों को लगता है कि पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अफबाउ प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है? अफबाउ प्रिंसिपल का पे डरो मत। कितने लोगों को लगता है कि पहले वाले में हंट्स रूल का वायलेशन हो रहा है? हंट्स रूल पे। और कितने लोगों को लगता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है? कुछ किसी में भी हाथ नहीं उठाए, मतलब किसी भी रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि सही कन्फिग्रेशन है फिर तो, है कि नहीं?
वन वाले का। तो पहले वाले में किसका वायलेशन हो रहा है बे? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। एक ही ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं? 4। क्या? हाँ तो खड़ी हो जाओ, ठीक है। कोई खड़ी हो बताते तेरे जस्ट पीछे। नहीं तो ये उठने में टाइम लगाएगा। हाँ तो अभी जस्ट मैंने बताया कि पहले वाले में हंस रूल का वायलेशन कैसे है। तो ये कैसे हंस रूल वायलेट हो रहा है पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन में? जस्ट बताया तुझे उठाने से जस्ट पहले। बता सकती है? देखो मन में तुम मेरे लिए क्या सोच रहे हो मैं वो नहीं सुन पा रहा हूँ, ठीक है। पर अच्छा नहीं बोल रहे होगी मुझे पता है। पर अब बात करोगे तो यार क्लास में उठाएंगे ना। ये बताओ, छोड़ो अरे वो सब छोड़ो, है ना। बेसिक बातें करते हैं। तू ये बता पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है कि गलत? हाँ क्या बोल रही है वो? तेज बोल थोड़ा। ये तेज है तेरा। खाना वाना खा के आई है कि नहीं आई है? ये सब बस खड़े होके खाली स्माइल करते हैं, इनको लगता है कि स्माइल करेंगे सर पिघल जाएंगे। नहीं। अब पिघलने वाली उम्र निकल चुकी है हमारी। तो ये बताओ, वो, वो अलग ही अपने हैं। कौन बोल रहा है वे? खड़े होके बोल तो सामने सामने बात करते हैं ना वो तो। चुप के काहे बात कर रहे हो, आमने सामने आओ। तो पहले वाले में आपका प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं। हंस रूल वायलेट हो रहा है। पाउली एक्सक्लूजन वायलेट हो रहा है। पाउली एक्सक्लूजन वायलेट हो रहा है। कैसे? ये जबड़ों में स्प्रिंग लगा रखा है तूने? ये पूरे टाइम ऐसे ही खुले रहते? देखो मैं जानता हूँ कि लड़की होना और चुप रहना दो अलग अलग बातें हैं। पर बार बार क्लास में प्रूफ मत किया करो। उसके बगल में खड़ी होगा। तू ये बता ये हंस रूल कैसे वायलेट हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है? तो फिर कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? कैसे? पावली वायलेट हो रहा है ये पता है, पर बता नहीं सकते कैसे वायलेट हो रहा है। नहीं बता सकते तो बता ना फिर। ये क्या मतलब है कि बता सकते हैं पर बताएंगे नहीं? सेम नहीं हो सकते तो फिर इसमें कहाँ से हमारा आ रहे हैं? बैठ जाओ। अरे तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, कोई बात। तो एक ही ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं बे? नहीं भर सकते, क्योंकि जैसे ही 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जरूर आ जाएंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए। समझ में आ रही है बात? दूसरा वाला कन्फिग्रेशन देखते हैं। समय समाप्त हो गया क्या? कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए क्लास एक्सटेंडेड है। तो हाँ हाँ, दूसरे वाले में कितने लोगों को लगता है कि आप प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है? आप प्रिंसिपल पे तो हाथ उठा रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि हंस रूल का वायलेशन हो रहा है? हाँ, एक उंगली उठा रही है बस। तुम्हें भी लगता है? और कितने लोगों को लगता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है? तो जो लोग किसी में नहीं हाथ उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी भी रूल का वायलेशन नहीं है, मतलब ये सही है। दोनों कैसे सही हो सकता है? कोई रूल भी वायलेट नहीं हो रहा है और गलत भी है। कोई रूल वायलेट हो रहा होगा ना। हाँ तो उससे कह रहा हूँ हंस रूल कैसे वायलेट हो रहा है बताओ। अरे
पहले तुझसे पूछे ना, बता, उससे पूछेंगे। हाँ, हंस रूल कैसे वायलेट हो रहा है? हाँ हाँ, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है ना, ये देख, ये पेयर किया। अच्छा, सब में एक एक भरना चाहिए था नहीं? तो ये वाला रहता है ऐसे, तो ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो होता है नहीं? 1s1, 2s1 और 2p2, ये कन्फिग्रेशन सही होता तेरे हिसाब से, क्यों मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो हो रहा है? ये तो आपका प्रिंसिपल है ना। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये ये कौन सा रूल वायलेट हो रहा है यहाँ पे? आपका सिर्फ वायलेट हो रहा है, हंस और पाली वायलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये नीचे ही तो लिखा हुआ है, ये देख। तो ये कन्फिग्रेशन देखें, इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? आप बताओ कितने लोगों को लगता है बे? देखो एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि ये गलत कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा रूल वायलेट हो रहा है। ये कभी नहीं पूछेंगे कि एक सही कौन सा है और गलत कौन सा है, क्योंकि सही सब लोग रट के बैठे हुए हैं। 1:2:2 2p6 ये सबको याद है। पर गलत कॉन्फ़िगरेशन क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? अब बाउ, फोर्थ वाले में देखते हैं, क्या आप बाउ वायलेट हो रहा है? आप बाउ तो वायलेट हो ही रहा है, सीधा टूपी में भर दिए यार, 1:2 का गया ही नहीं, सीधा टोपी में भर दे। आप बाउ तो वायलेट हो रहा है, क्या हंस रूल भी वायलेट हो रहा है? अरे बोले, कितने लोगों को लगता है कि हंस रूल भी वायलेट हो रहा है? बाकी लोग भी, इस वाले में हंस रूल भी वायलेट हो रहा है, ठीक है। और कितने लोगों को लगता है कि पाउली एक्सक्लूजन भी वायलेट हो रहा है? इसमें पाउली एक्सक्लूजन भी वायलेट हो रहा है। इन दोनों के चारों क्वांटम नंबर के यहाँ पे सेम। यही सब पहचानना है, पहचान लोगे ना? पेयरिंग तब करते हैं जब सब में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। सब में एक इलेक्ट्रॉन हो गए फिर भी पेयरिंग नहीं किए, वो पेयरिंग है।